ओके, तो हम लोग अभी केटीजी फिनिश कर चुके हैं और केटीजी में भी थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों को फर्स्ट लॉ का लगा हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फर्स्ट लॉ यूज किया, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में फर्स्ट लॉ नहीं किया, लेकिन काइंड ऑफ किया हुआ है हमने फर्स्ट लॉ, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू जैसे। तो अभी ये जो हमारा अब चैप्टर शुरू हो रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर हम लोग एक्सक्लूसिवली उसी इक्वेशन को बार बार अप्लाई करेंगे और देखेंगे, थोड़ा इनसाइट्स उसके अंदर डेवलप करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सक्लूसिवली ऑन फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय अ गैस। तो वर्क डन बाय अ गैस तो तुम लोगों को मालूम है पीडीवी होता है, लेकिन पीडीवी क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तुमको पता है जो हमने फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वर्क डन की पढ़ी है, तो उसके हिसाब से वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डीएस होता है, राइट। एफ डॉट डीएस इज द बेसिक डेफिनेशन, तो एफ डॉट डीएस से ही हमें पीडीवी को भी रिलेट करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे सही है डेफिनेशन, नहीं तो कैसे आ गई अचानक, यू कैन नॉट हैव टू डेफिनेशन फॉर द सेम थिंग, राइट। तो पीडीवी से कैसे रिलेट होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। नाउ कंसीडर अ कन्फाइंड गैस हैविंग अ वॉल्यूम वी एंड अ प्रेशर पी। ठीक है, कन्फाइंड गैस है मेरे पास जिसका वॉल्यूम वी है और प्रेशर पी है, यहाँ पे इस रीजन में प्रेशर पी है हमारे पास, ये गैस को कन्फाइन किया हुआ किसी बाउंड्री में, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या किया मैंने, एक कोई पैच लिया एरिया ए आई का, ठीक है, कितना एरिया पैच का एरिया ए आई है, और जब ये एक्सपैंड हो रही है वॉल्यूम, तो इसका मान लो जो पैच है, पैच का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा डीएसआई, तो इसके छोटे से पैच के ऊपर कितना होगा वर्क डन जो है गैस का, तो वो क्या होगा, फोर्स तो हमारा हो जाएगा पी इंटू ए आई, ये तो फोर्स हो जाएगा, तो पी इंटू ए आई इंटू डी एस आई, ये मेरा वर्क डन हो जाएगा इसके ऊपर। यानी हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे ए आई इंटू डी एस आई क्या है, यहाँ पे अगर छोटा सा सिलेंडर इमेजिन करूँ, जो इसको ट्रांसलेट करके बन गया एक छोटा सा सिलेंडर इमेजिन कर सकते हैं ना, तो तो ए आई इंटू डी एस आई क्या हो जाएगा मेरा, बेसिकली ये हो जाएगा छोटे से सिलेंडर का वॉल्यूम, राइट। ये जो बाउंड्री जितना आगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी इंटू डीवीआई हो जाएगा, राइट। डीवीआई क्या है, छोटे से सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, समझ में आई बात। तो अब क्या है, अब डीवीआई इज द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पैच एआई। अब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसी का समेशन ले लेंगे सिग्मा डी डब्ल्यू आई। तो क्या है, ये डीवीआई 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 करके ऐसे सबका आगे ट्रांसलेशन हो रहा है, इज इट नॉट, इतना इतना वॉल्यूम स्वीप हो रहा है, तो इसका समेशन लगा दोगे तो हमारा जो है वर्क डन क्या आ जाएगा, पी डीवी आ जाएगा, समझ गए। अगर प्रेशर पी है और वॉल्यूम हमारा डीवी से बढ़ गया सिस्टम का, तो पी डीवी हमारा वर्क डन आ जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। हाँ, एक्चुअली दिस शुड बी डी डब्ल्यू, ये छोटा सा हमने किया तो ये डी डब्ल्यू आया, ठीक है, डी डब्ल्यू। तो वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, आप डी डब्ल्यू को फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे, अगर लार्ज वॉल्यूम चेंज है तो डी डब्ल्यू को फर्दर इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं, यस। हाँ, यहाँ पे ये डी डब्ल्यू ही होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी डब्ल्यू ही होना चाहिए, क्योंकि डी डब्ल्यू आई का समेशन, ये डी डब्ल्यू आई भी छोटे छोटे डी डब्ल्यू है, इसका समेशन करोगे तो छोटे से वॉल्यूम का ही हमारा वर्क डन मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डी डब्ल्यू ही है और ये ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया, पीडीवी आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर और रिग्रेस थोड़ा सा कर सकते थे काम, मतलब सिलेंडर जरूरी नहीं कि इसके नॉर्मली ट्रांसलेट हो रहा हो, ये हो सकता है सिलेंडर तिरछा ट्रांसलेट हो रहा हो, तो भी हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो डॉट डीएस करोगे तो तिरछा अगर इसको ट्रांसलेशन लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ध्यान से सोचोगे तो हो जाएगा और रिग्रेस अगर इसका डेरिवेशन करने तो, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जो अगले आइडिया को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोगों का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है क्या और क्यों इसको पढ़ना है वो समझते हैं। तो कोई भी प्रोसेस इस फॉर्म की हो, कैसी, पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्म की अगर कोई भी प्रोसेस है वेयर एक्स कैन बी एनीथिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो इस फॉर्म को फॉलो करता है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज पॉलीट्रॉपिक फॉर्म। तो और जो कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट एक्स को हम क्या बोल देते हैं, इसको पॉलीट्रॉपिक कोफिशिएंट बोल देते हैं, कांस्टेंट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक कोफिशिएंट होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये सही है, सेंटेंस सही है। प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्म pv to the power x equal to constant is known as polytropic process. This process is special interest to us because by varying x we can generate various standard processes. x को बदल बदल के सारी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल x को अगर मैं जीरो रख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, इज इट नॉट। तो वो क्या हो जाएगी हमारी प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी, इज इट नॉट। x को मान लो मैं 1 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, pv इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी, राइट। और x को मैं मान लो गामा रख देता हूं तो बाद में हम देखेंगे x को गामा रखने से हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाती है, पीवी द्वारा गामा कांस्टेंट अगर कर देते हैं, वो क्यों होता है वो बाद में हम लोग देखेंगे। और इसी तरह से x को मैं, अब पीवी टू द पावर x है तो इसको मैं vp टू द पावर 1 बाय x कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, इज इट नॉट। पीवी टू द पावर x इज इक्विवेलेंट टू सेइंग vp टू द पावर 1 बाय x इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और इसका मतलब क्या, x को अगर इन्फिनिटी डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाएगी, है ना। तो एक प्रोसेस को ही पढ़ के हमारा सारी प्रोसेसेस एक तरह से पढ़ ली, इज इट नॉट।
एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल के हमारी सारी की सारी प्रोसेस एक ही प्रोसेस में कंटेंट है, इज इट नॉट? तो इसलिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ना है, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसलिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। इट टर्न्स आउट कि आइसोथर्मल के लिए कुछ एडिशनल काम करना पड़ता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म कुछ बनेगा पॉलीट्रॉपिक फॉर्मूले से, तो उसको अलग से डील कर लेंगे। बाकी और बहुत तरह की प्रोसेसेस हमारी हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे एक चीज है, अगर x को -1 डाल देते हैं, तो x को -1 डाल देते हैं तो ये जो बन जाएगी कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस बन जाएगी। इसकी शायद मैंने बात की थी जब काइनेटिक थ्योरी डिस्कस की थी। तो कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस, ये इतना स्टैंडर्ड की तरह डील नहीं करते, लेकिन मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत कि x = -1 मींस इट्स अ कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस, ठीक है। तो किसी प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को एनालाइज करने से हमें सारी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में इनसाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जनरल एक्स के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को ऑल्टरनेटली किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो pv⁴x = कांस्टेंट को हम चाहें तो tv⁴x - 1 = कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या फिर pt⁴x/1 - x = कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ये कैसे? क्योंकि pv = कांस्टेंट है, pv⁴x = कांस्टेंट और pv = rt है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम p को एलिमिनेट करेंगे तो t और v में रिलेशन आ जाएगा, डिवाइड कर दो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? pv⁴x कांस्टेंट और pv = rt, डिवाइड कर दो तो क्या आ गया? tv⁴x - 1 कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इसमें पहले तो मैंने क्या किया है, सॉरी, वॉल्यूम को एलिमिनेट किया है, वॉल्यूम को RT/P डाल दिया, तो ये क्या आ गया मेरे पास? p⁴1 - x × t⁴x कांस्टेंट आ गया, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग p(t⁴x/1 - x) = कांस्टेंट। इसी तरह से p को एलिमिनेट करोगे, p को RT/V डाल दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? tv⁴x - 1 कांस्टेंट आ जाएगा, समझ गए? तो तीनों अल्टरनेट फॉर्म है। सेइंग pv⁴x = कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग tv⁴x - 1 = कांस्टेंट एंड pt⁴x/1 - x = कांस्टेंट। ये बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है, इमीडिएटली डेराइव नहीं करना है कहीं पे भी। डेरिवेशन सिंपल ही है, लेकिन फिर भी बाय हार्ट याद होना चाहिए, इमीडिएट रिकॉग्निशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या है? फाइंड द पॉलीट्रॉपिक कोएफिशिएंट x फॉर अ प्रोसेस इन विच कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये फॉर्मूला है, इसको यूज कर सकते हो, खुद से ट्राई करो अभी। न्यू = √2 eta πd² v बार, ये हमने प्रूव किया था ना। इस प्रोसेस के लिए अभी पॉलीट्रॉपिक कोएफिशिएंट खुद से डराइव करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? √2 eta πd² v बार, और ईटा जो है पार्टिकल डेंसिटी है, ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इज इट नॉट? और एवरेज जो हमारी स्पीड है वो रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी, यानी हमारी प्रोसेस क्या बन गई? √T/v = कांस्टेंट बन गई, यानी tv⁻² = कांस्टेंट, राइट? tv⁻² कांस्टेंट और tv⁻² इज सेम एज tv⁴x - 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? -1। तो कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए x = कितना आ गया हमारा? -1। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो क्वेश्चन क्या मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना, फिर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? इन अ सर्टेन प्रोसेस व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस वाज डबल्ड, collisions per unit area per unit time with the vessel walls also walls became 16 times, ठीक है। जब प्रेशर डबल किया तो collisions per unit time per unit area हमारा कितने टाइम्स हो गया? 16 टाइम्स हो गया। हाउ मेनी टाइम्स डिड द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर किस फैक्टर से चेंज हुआ, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। एंड व्हाट इज द पॉलीट्रॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोसेस, इसका पॉलीट्रॉपिक कोएफिशिएंट निकालना है। एज्यूम करो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है हमारी, ठीक है। तो ट्राई करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। ट्राई करो। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर 2 दे रखा है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 16 दिया हुआ है, ठीक है, ν2/ν1। तो अब न्यू क्या होता है? ईटा इंटू वी बार, और ईटा मेरा 1/वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है और वी बार मेरा रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या सकते हैं? √T2/V2 अपॉन √T1/V1 = 16। इसी को सिंप्लीफाई किया तो V1/V2 इंटू √T2/T1 मेरा 16 आ गया। अब इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 तो डिवाइड कर दिया 1/2, तो मेरे पास क्या आ गया? P2V2 अपॉन P1V1 इंटू √T1/T2 = 1/8 आ गया। अब P2V2 तो फिर से टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, T2 के प्रोपोर्शनल, और ये T1, तो √T2/T1 मेरा 1/8 आ गया। तो T2 मेरा क्या आ गया? T1/64, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब T2 T1/64 आ गया। अच्छा, P2/P1 मेरा 2 है और T2/T1 1/64 है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? P2/P1 होल टू द पावर 6 इंटू T2/T1 = 1 लिख सकते हैं, राइट? तो इससे मेरे पास क्या आ गया? P(T⁻1/6 = कांस्टेंट आ गया, और P(T⁻1/6 को किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड पॉलीट्रॉपिक फॉर्म P(T⁻x/1 - x = कांस्टेंट, है ना। तो क्या आ जाएगा? अब x/1 - x = मेरा 1/6 हो गया,
तो बस x सॉल्व करके क्या आ गया मेरा 1/7 आ गया। क्लियर है? ठीक है, 6x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 7x इज इक्वल टू 1, तो x इज 1/7। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक वर्क फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ये मोलर स्पेसिफिक वर्क जो वर्ड ढूंढोगे तो टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं मोलर स्पेसिफिक वर्क, लेकिन फिर भी एक ऐसा आइडिया जिसको टर्म्स में सोचने से थोड़ा काम आसान हो जाता है हमारा, तो इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ मोलर स्पेसिफिक वर्क। तो मोलर स्पेसिफिक वर्क को कैसे डिफाइन किया मैंने, वी शैल कॉल द वर्क डन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर मोल ऑफ गैस। जैसे स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन की थी, मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर मोल। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर मोल, उसको हम क्या बोल दे रहे, मोलर स्पेसिफिक वर्क। तो फायदा क्या होगा मोलर स्पेसिफिक वर्क डिफाइन करने के बाद, तो अगर n मोल्स हैं और डेल्टा टी टेम्परेचर राइज है तो n डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर स्पेसिफिक वर्क को, अगर मोलर स्पेसिफिक वर्क टेम्परेचर का फंक्शन नहीं आता है, कांस्टेंट आता है तो, है ना। तो अभी होगा क्या, हम लोग देखेंगे मोलर स्पेसिफिक वर्क 1/n dw/dt निकालेंगे, तो जितने भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस हैं उनके लिए मोलर स्पेसिफिक वर्क की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, इसको हम प्रूव करेंगे बाद में। तो मोलर स्पेसिफिक वर्क की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, R/1 - x, इसको कैपिटल ओमेगा से मैंने डिनोट किया है, कैपिटल ओमेगा इज R/1 - x। नाउ इफ वी हैव n मोल्स ऑफ गैस हीटेड थ्रू टेम्परेचर डेल्टा टी, तो पर मोल पर यूनिट राइज हमें पता है R/1 - x है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, टेम्परेचर का फंक्शन तो है नहीं, x तो कुछ कांस्टेंट ही होगा किसी भी पॉलीट्रॉप में। समझ में ये बात की नहीं? तो इसका मतलब क्या, मोलर स्पेसिफिक वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर से डिपेंडेंस है नहीं तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज टेम्परेचर डिपेंडेंट होता तो क्या लिखते, n ओमेगा dt लिखते तुम dw को, और फिर उसको इंटीग्रेट करते, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट ही है तो n ओमेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस है नहीं तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो n ओमेगा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, n ओमेगा डेल्टा टी। मेक सेंस? समझ में आई बात? ठीक है। अब हम उस वाली इक्वेशन को प्रूव करते हैं, अपने आप से ट्राई करना चाहोगे, करवा दूं? करवा देता हूँ, ये मोलर स्पेसिफिक वर्क हम प्रूव कर लेते हैं। तो देखो मोलर स्पेसिफिक वर्क के लिए मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल टू nRT है, तो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन है ही है, और PV टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट या TV टू द पावर 1 - x इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। इन्हीं का यूज करके हम आगे काम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, ये TV टू द पावर 1 - x वाली इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ, इसको लॉग लेके मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो लॉग ऑफ t प्लस 1 - x लॉग v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, इसको अगर लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग ऑफ कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, राइट। ठीक है, तो दिस इज मेकिंग सेंस, राइट। अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, देखो, तो 1/t पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव 1/t और 1 - x/v इंटू dv/dt इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। समझ में आया कि नहीं? अब इसको रीअरेंज किया तो dv/dt क्या आ गया मेरा, -v/t इंटू 1 - x आ गया। अब दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर दो तो p dv/dt क्या आ गया, वो राइट साइड में क्या आ जाएगा, pv/t इंटू 1 - x। समझ में आ रही बात की नहीं? अब pv को क्या लिख सकते हैं, nRT लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो nRT/t तो क्या बचेगा, खाली nr बचेगा, तो ये क्या आ गया, dw/dt क्या आ गया मेरा, -nr/1 - x आ गया, ठीक है। तो 1/n dw/dt क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक किया इसमें, just 1 second. Oh, sorry, I have made a lot of mistakes in this. I mean, I made one mistake and that's carried forward all the way up to end. यहाँ पे x - 1 होना चाहिए, yes, this should be x - 1, and then यहाँ पर भी मेरा जो हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन मेरा x - 1 हो जाएगा, है ना। ये भी फिर x - 1 होगा ना, यहाँ पे ये x - 1 होगा, तो यहाँ पर भी ये x - 1 होगा। वही मैं सोच रहा था नेगेटिव साइन की गड़बड़ क्यों हो रही है, ये x - 1 होगा और वो x - 1 होगा। तो अब यहाँ पे जब रीअरेंज करोगे तो ये अभी सही है, तो p dv/dt में ये माइनस साइन भी अभी ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक अभी देखो, द मैथमेटिक्स इज मेकिंग सेंस, राइट। अभी तक सेंस बन रहा है ना। अब pv को nRT लिख देंगे हम यहाँ पे, तो pv को nRT कर देंगे और एक टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या हमारे पास, समझ में आ रहा है। अब ये माइनस साइन भी ड्रॉप हो जाएगा, तो dw/dt क्या आ गया, nr/1 - x, राइट। तो 1/n dw/dt क्या आ गया मेरे पास, दिस बिकम्स देन r/1 - x। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। कैपिटल ओमेगा प्रूव हो गया ना, आया समझ में सभी को, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब कैपिटल ओमेगा आ गया, तो अब किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क एकदम से एक झटके से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क निकालना है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, x 0 होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क, x को 0 डालोगे तो nr डेल्टा t आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, x को इन्फिनिटी डालोगे तो, है ना।
समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आइसोथर्मल में दिक्कत आएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, एक्स मेरा 1 होता है राइट, तो डिवीजन बाय 0 आ गया। अब डिवीजन बाय 0 और उधर डेल्टा टी भी 0 होता है, इज इट नॉट? तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, इज इट नॉट? तो आइसोथर्मल के लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा, बट अदर देन आइसोथर्मल फॉर एवरी प्रोसेस वी कैन फाइंड द वर्क डन, राइट? समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या करोगे, एक्स को गामा डाल दोगे, तो क्या आ जाएगा, एन आर अपॉन 1 - x इंटू डेल्टा टी। और एन आर डेल्टा टी को तुम चाहो तो वो डेल्टा ऑफ पी वी करके लिख सकते हो, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल करके लिख सकते हो। समझ में आया ना? तो ये बहुत यूजफुल है इक्वेशन, हम किसी भी प्रोसेस का आप वर्क डन लिख सकते हैं। और इंटरनल एनर्जी चेंज तो हम वैसे ही लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी तो किसी भी प्रोसेस के लिए हमने क्या देखा था, एन एफ बाई टू आर टी होता है राइट। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एन एफ बाई टू आर टी, तो डेल्टा यू क्या होता है, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। और एन आर डेल्टा टी को हमेशा क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, या डेल्टा ऑफ पी वी लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू तो वैसे ही हमें पता है, और डेल्टा डब्ल्यू हमने निकाल लिया है। अब बस किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू सब फटाफट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस इन विच टेम्परेचर वाज डबल्ड फ्रॉम टी नॉट टू 2 T नॉट। तो कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस हो रही है कोई, और टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया, ठीक है। तो कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम भी उस हिसाब से एडजस्ट हुआ होगा। फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, हमको अभी बताना है कि कितना वर्क हुआ होगा इस प्रोसेस में। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज इन द प्रोसेस। हाउ मेनी टाइम्स होना चाहिए, सो जस्ट आई मेक द चेंज। हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज इन द प्रोसेस। तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो बस, तो x की वैल्यू तो -1 हमने थोड़ी देर पहले प्रूव की ही थी, है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, यानी जो कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस है इसके लिए थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में x = -1 हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, n ओमेगा डेल्टा टी, तो ओमेगा पहले निकाल लेते, तो ओमेगा क्या आएगा, r अपॉन 1 - x, x को डाल दिया -1, तो ओमेगा क्या आ गया, r/2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, n r अपॉन 1 - x डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया सिंपली RT नॉट। 2 मोल्स दे रखे, मोल्स 2 है तो ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया, RT नॉट। अब P⁻⁻1 कांस्टेंट है, T⁻⁻2 कांस्टेंट है, ठीक है। और तो वॉल्यूम मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, देखो वॉल्यूम मेरा √T के प्रोपोर्शनल हो गया। तो टेम्परेचर अगर डबल हो गया तो वॉल्यूम मेरा √2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। और वॉल्यूम मेरा √2 टाइम्स हो गया। अब P⁻⁻1 कांस्टेंट है तो प्रेशर मेरा √V के प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम √2 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब प्रेशर भी √2 टाइम्स हो गया। समझ में आई बात की नहीं? या फिर सीधे पीटी वाली इक्वेशन भी लिख सकते थे, PT अपॉन एक्स, PT⁻x अपॉन 1 - x = कांस्टेंट, उससे भी हम लोग काम कर सकते थे। क्लियर है ये सभी को? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन एग्जामिन करते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ सिलेंडर कंटेन्स अ प्रेशराइज्ड गैस अंडर अ मासलेस पिस्टन कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K एंड नेचुरल लेंथ 2L। तो ये मेरे पास कोई स्प्रिंग है मेरे पास, ये थोड़ा सा बाहर चला गया मुझे लग रहा है डायग्राम। तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हमारा 2L है, ठीक है। और वेसल के बाहर में हमारा क्या है, ये सब जगह वैक्यूम है हमारा, ऊपर में पूरे में, यहाँ पे पूरे में वैक्यूम है ऊपर, ओके, ठीक है। सराउंड द वेसल इज वैक्यूम। नाउ गैस इज एक्सपैंडेड बाय सप्लाइंग सम हीट। तो गैस को हम क्या कर रहे हैं, कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाइंग सम हीट, ओके। Is the process polytropic and what is the work done by gas in increasing its volume 1.5 times? क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? तो खुद से ट्राई करो, देखो पॉलीट्रॉपिक है या नहीं है ये प्रोसेस, खुद से सोचो अभी, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये एक बड़े अच्छे तरह से हमें नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है वो ऐसी है कि अगर नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग होगी तो पिस्टन बिल्कुल तल्ले में छुएगा इस पे, है ना। गैस का वॉल्यूम 0 अगर नेचुरल लेंथ पे होता स्प्रिंग तो यहाँ पे हम देखेंगे जब भी इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे नेचुरल लेंथ पे तल्ली में छूने वाला और बाहर में वैक्यूम है, तो ये हमेशा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा। ये K हो 2K हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, तो ये देखो पिस्टन अगर y हाइट पे हमारा, तो प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, KY/A। समझ में आ रही है बात की नहीं? क्योंकि फोर्स कितना होगा स्प्रिंग में, KY होगा, तो प्रेशर मेरा KY/A हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हाँ, अब क्या करता हूँ मैं, y को इधर लेके आता हूँ और दोनों तरफ 1/a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ P/AY = K/A², ऐसा लिख सकता हूँ ना। और AY तो मेरा वॉल्यूम हो गया गैस का, यानी हमारा क्या आ गया, P⁻⁻1 = K/A² आ गया, जो कि कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास एक तरीका आ गया कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस जनरेट करने का, इज इट नॉट। एक स्प्रिंग लो जिससे पिस्टन जो एकदम तल्ली में छू रहा है उसके अंदर फिर गैस फिल कर दो, इसको हीट करोगे, वैक्यूम के अंदर हीट करोगे, तो ये अपने आप
कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस बन जाएगी, इज इट नॉट? तो ऐसे भी पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप की, इसमें होने क्या वाला है, समझ में आई बात की नहीं? तो ये कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ओके। और अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन तो सिंपल ही है, पॉलीट्रॉपिक हो गया, तो पॉलीट्रॉपिक का वर्क निकालना तो हमेशा ही आसान होता है। क्या करोगे, ओमेगा निकाल लो, r अपन 1 माइनस एक्स, वो r/2 आ गया। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, n ओमेगा डेल्टा टी यानी nr/2 डेल्टा टी। अच्छा, अब nr डेल्टा टी जहां पर भी दिख रहा है, प्लीज पे अटेंशन, nr डेल्टा टी जहां पर भी दिख रहा है फ्रीली उसको डेल्टा ऑफ पीवी लिख सकते हो, क्योंकि पीवी इक्वल टू nrt होता है, इसलिए nr डेल्टा टी इज ऑलवेज p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल। तो अब तुमने जब फाइनल वॉल्यूम हमारी कितनी है, 3/2 AL है, यानी जो पिस्टन है वो 3/2 हाइट के ऊपर है, 3/2 L हाइट पे। तो फाइनल प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर 3/2 ये हो जाएगा KL/A, और इनिशियल प्रेशर मेरा KL/A है, और फाइनल वॉल्यूम 3/2 AL, और इनिशियल वॉल्यूम मेरा AL। तो बस अब वैल्यूज डाल दो, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है, वर्क डन मेरा वैल्यूज डालेंगे तो 5/4 KL² आ जाता है। समझ में आई बात की नहीं? यस। हाँ, तो वर्क डन के लिए nr/2 डेल्टा टी होना था, तो यहाँ पे 1/2 डेल्टा ऑफ पीवी होना था, तो यहाँ पर भी 1/2 का फैक्टर मेरा मिसिंग है, तो अकॉर्डिंगली मेरा आंसर यहाँ पे 5/8 आएगा, ठीक है, 5/8 KL² हो जाएगा, ठीक है। और हम चाहें तो इसको अगर मान लो ऐसे नहीं करना, यहाँ तो पॉलीट्रॉपिक है, तो फॉर्चुनेटली पॉलीट्रॉपिक आ गया, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था। अगर नहीं होता पॉलीट्रॉपिक, कब पॉलीट्रॉपिक नहीं होगा, मान लो बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तब देखोगे कि ये सीधे सीधे पॉलीट्रॉपिक नहीं बनेगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिख लेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ गैस एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिख लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रल पीडीवी कर देंगे y1 से लेके y2 तक। समझ में आई बात की नहीं? तो उस तरह से भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली निकालोगे तो L से 3L/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो वो भी 5/8 होना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने एज इट इज मैकेनिकली कॉपी कर दिया, दिस शुड आल्सो बी 5/8 KL²। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ सकते। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती रह गई थी मेरी, ये y² dy नहीं था, y dy था, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का ही लॉ है। मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम को थोड़ा सा अगर मैंने हीट दिया, तो या तो उसको इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, या फिर उसके बदले वर्क कर देगा, तो एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है हम लोगों की, स्टेटमेंट क्या है, हीट सप्लाइड टू एनी सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। मैथमेटिकली dq अगर हीट सप्लाई किया तो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और dw उसका वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब एक ये हर एक एलिमेंटल हीट के लिए ये ट्रू है, तो इसका इंटीग्रल फॉर्म भी ट्रू है ना, हर छोटी छोटी हीट सप्लाइड के लिए ये बात ट्रू है। तो इसी का समेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा क्यू यानी टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है? डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। First law of thermodynamics is essentially a statement of law of conservation of energy and can be applied to all kinds of systems। हर तरह के सिस्टम, ऐसा नहीं कि खाली पिस्टन और सिलेंडर और गैस अरेंजमेंट के लिए लगा सकते हैं, स्प्रिंग्स के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होल्ड करता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यूनिवर्सल है। तो मतलब किस तरह के सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम्स कैसे होंगे, जहां पे बैटरी मान लो वर्क कर रही है, रेजिस्टर में हीट जनरेट हो रही है, इस तरह के सिस्टम्स, या कैपेसिटर है या इंडक्टर है उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, वो एलिमेंट्स 12th क्लास में पढ़ोगे तुम लोग। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम्स में भी हम लगा सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एंड नॉट ओनली इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम्स बट ऑल्सो ग्रेविटेशनल सिस्टम्स, न्यूक्लियर सिस्टम्स, सब में लगा सकते हैं। यानी ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या है, कोई स्टार है, स्टार के अंदर हीट जनरेट हो रही है, उसका मान लो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो स्टार्स के लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है। स्टार्स है, प्लैनेट्स है, कोई भी सिस्टम, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर हो रही हैं तो वहां पर भी फर्स्ट लॉ वैलिड है। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास भी एनर्जी का इक्विवेलेंट माना जाता है, तो मास जो है E इक्वल टू mc² के हिसाब से मास जो है एनर्जी में इंटरकन्वर्टिबल होता है। लेकिन वैलिड उसके लिए भी, अगर हम मास को भी एनर्जी इक्विवेलेंट मान ले तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और कॉम्बिनेशन सिस्टम्स, कोई ऐसा है कि ग्रेविटेशनल सिस्टम भी है, साथ में कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम भी है, तो कंबाइंड सिस्टम के लिए भी हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, कंबाइंड सिस्टम्स पे भी हमेशा लगा सकते हैं। जैसे याद करो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कई बार कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे ना, ऐसे ही हम लोग फर्स्ट लॉ लगाने के लिए कई बार हम कंबाइंड सिस्टम्स ले लेंगे। जैसे 2 सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है या 2 चैम्बर का सिस्टम है, तो हम दोनों चैम्बर को एक साथ कंसिडर कर लेंगे कई जगह, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा कंबाइंड सिस्टम्स पे फर्स्ट लॉ लगाने से, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा,
While applying first law, it should be absolutely clear in mind as to what exactly is the system being considered. दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं किस सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ लगा रहा हूं. मतलब जैसे गैस पिस्टन सिलेंडर स्प्रिंग अरेंजमेंट है, तो अगर तुम चाहो तो सिस्टम को मान सकते हो सिर्फ गैस मेरा सिस्टम है, ऐसा मान सकते हो. तुम चाहो तो सिस्टम को ऐसा मान सकते हो कि गैस प्लस पिस्टन है, और पिस्टन मान लो वर्टिकली राइज हो रहा है, तो पिस्टन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. देन समझ में आई बात की नहीं? या फिर स्प्रिंग भी लगा हुआ है, तो गैस प्लस पिस्टन प्लस स्प्रिंग को अगर तुमने सिस्टम माना हुआ है, गैस प्लस पिस्टन प्लस स्प्रिंग को सिस्टम माना है, तो स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी तुम्हारा यू का पार्ट है. तो ये गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस चीज को मैंने सिस्टम कहा है. जिस चीज को सिस्टम कहा है उसी का डेल्टा यू लेना है. तो अगर स्प्रिंग मेरा सिस्टम का पार्ट है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी का पार्ट है. समझ में आई बात की नहीं? जैसे लॉज ऑफ मोशन में किस चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं वो एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए बिफोर शोइंग द फोर्सेस. तो इसी तरह से यहाँ पर एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम मेरा क्या है. तो ये लिखा, while applying first law it should be absolutely clear in mind as to what exactly is the system being considered. For instance, in a setup with gas pistons and springs, we could possibly consider the gas alone or gas plus spring or gas plus piston as the system, या gas plus piston plus spring को भी सिस्टम मान सकते हैं. ठीक है. U का मतलब क्या है? U includes all kinds of internal energies of the system. सब तरह की इंटरनल एनर्जी, नॉट जस्ट F/2 PV या F/2 NF/2 RT. नो, दैट वो तो गैस का इंटरनल एनर्जी होता है. कई बार बच्चे खुश हो जाते हैं खाली NF/2 RT लिख के सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, बट दैट्स नॉट ट्रू. सिस्टम कैन आल्सो हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आई बात की नहीं? तो U includes all kinds of internal energy of the system, including kinetic energy, molecular potential energy, gravitational potential energy for pistons, spring potential energies for springs. ठीक है, या और भी किसी तरह की एनर्जी. तो हर तरह की एनर्जी इंक्लूडेड है हमारी U के अंदर. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हम लोगों का. तो क्वेश्चन क्या है देखो, अ गैस इज ट्रैप्ड अंडर अ मैसिव पिस्टन. ये पिस्टन मैसिव है, मासलेस नहीं है, मैसिव पिस्टन है. इन इक्विलिब्रियम विद द स्प्रिंग इनिशियली एट द नेचुरल लेंथ एज शोन इन द फिगर. तो स्प्रिंग जो है इनिशियली नेचुरल लेंथ पे और नेचुरल लेंथ के साथ ही ये इक्विलिब्रियम में है. तो बाहर में मेरा P नॉट प्रेशर है, तो इसका मतलब गैस का भी प्रेशर कुछ क्या होगा, P नॉट प्लस mg/a टाइप का प्रेशर होगा, जिसकी वजह से पिस्टन रुका हुआ है. और स्प्रिंग में ना तो टेंशन है ना इलोंगेशन है, आई मीन ना कॉम्प्रेशन है. ठीक है, ओके. नाउ द गैस इज हीटेड अंटिल द पिस्टन राइजेस थ्रू अ डिस्टेंस L. अब गैस को हीट करना शुरू कर दिया जब तक ये पिस्टन L डिस्टेंस ऊपर नहीं चला जाता. तो इनिशियली ये L पे था, L और ऊपर चला जाएगा तो एकदम इसके माउथ पे आ जाएगा, मतलब यानी L और आ जाएगा, यानी डबल हो जाएगी गैस की वॉल्यूम काइंड ऑफ. ठीक है, ओके. अब सबसे पहले पूछा इज द प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक. पहले चेक करना है कि ये प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है कि नहीं, तो वो चेक करना है. उसके बाद कंसिडर द स्प्रिंग प्लस पिस्टन प्लस गैस एज द सिस्टम. कैलकुलेट डेल्टा Q, डेल्टा U एंड डेल्टा W फॉर द सिस्टम बाय द टाइम इट राइजेस थ्रू अ डिस्टेंस L. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज F. ठीक है, तो खुद से ट्राई करो, बहुत ध्यान से करना. ठीक है, ये इसी चीज की अंडरस्टैंडिंग पे कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है उसकी ऊपर डिपेंड, मतलब उसी की अंडरस्टैंडिंग पे. तो केयरफुली करना. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ट्राई करो. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम इसको. तो अभी देखो, इनिशियली तो स्प्रिंग मेरा रिलैक्स्ड है. इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो ऑलरेडी कितना प्रेशर होगा यहाँ पे देखो. तो पिस्टन का अगर एफबीडी में कंसिडर करता हूँ तो ऊपर से P नॉट इंटू एरिया लग रहा है. ठीक है, और नीचे से प्रेशर इंटू एरिया लग रहा है और नीचे mg लग रहा है. तो नीचे इसके प्रेशर क्या रहा होगा, P नॉट प्लस mg/a प्रेशर रहा होगा, राइट. अब जब ये मेरा पिस्टन ऊपर पुश हो गया, ठीक है, लेट अस से y डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो हमने क्या लिखा, लेट द पिस्टन बी एट अ हाइट y फ्रॉम द बॉटम. नीचे से y हाइट पे टोटल पिस्टन चला गया, एडिशनल नहीं है, y टोटल है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो पिस्टन का एफबीडी कंसिडर करोगे तो पिस्टन पे ऊपर से नीचे क्या लग रहा है, एक तो P नॉट इंटू एरिया लग रहा है और दूसरा मेरा क्या लग रहा होगा, K इंटू y माइनस एल, क्योंकि y टोटल हाइट ली हुई मैंने, तो इसका कॉम्प्रेशन y माइनस एल होगा. तो प्लस K इंटू वाई, तो P नॉट प्लस mg/a प्लस K इंटू y माइनस L/a गैस का प्रेशर. या ऐसे सोच सकते हो डायरेक्टली कि पहले P नॉट प्लस mg/a था, अब एडिशनल और कितना फोर्स लग रहा है, K इंटू y माइनस. तो ये मेरा नया प्रेशर आ गया. ठीक है, तो अब और वॉल्यूम मेरा क्या होगा, ay, यानी y को मैं v/a लिख सकता हूँ, राइट. तो अब इसको मैं अगर डाल दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, P इक्वल टू P नॉट प्लस mg/a माइनस KL/a प्लस KV/a स्क्वायर. इसको रीअरेंज करोगे तो ये KV/a स्क्वायर उधर जाएगा और P नॉट माइनस KV/a स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा, इज इट नॉट. ये तो पॉलीट्रॉपिक फॉर्म का फॉर्म नहीं है, पॉलीट्रॉपिक तो फॉर्म नहीं है ना ये, अनलेस ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाए, P नॉट प्लस mg/a माइनस KL/a, ये पार्ट अगर जीरो हो जाता तो P/v इक्वल टू कांस्टेंट बन जाता है, इज इट नॉट. इन जनरल तो ये पॉलीट्रॉपिक नहीं है. ठीक है, तो ये लिखा,
दिस इज नॉट पॉलीट्रॉपिक इन जनरल अनलेस पी नॉट प्लस एम जी बाई एल माइनस के एल बाई ए इज जीरो। अगर ये जीरो होता तो ये फिर पॉलीट्रॉपिक हो जाती, ठीक है। अब मेरे को डेल्टा यू निकालना है, तो यू मेरा, अब यू गैस के लिए क्या होगा, यू एन एफ बाई टू आर टी, राइट। यू मेरा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा यू विल बी एफ बाई टू डेल्टा ऑफ पी वी, राइट। तो गैस के लिए पी इनिशियल वी इनिशियल क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए इंटू ए एल, और फाइनल क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस के एल बाई ए इंटू टू ए एल, क्योंकि एल फर्दर राइज किया। तो इससे मेरे पास गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल लिया मैंने, वैल्यूज पुट कर दी, एफ बाई टू इंटू पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, तो ये मेरा गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन सिस्टम मेरा क्या, सिर्फ गैस नहीं है, गैस प्लस पिस्टन प्लस स्प्रिंग। अब स्प्रिंग, तो पिस्टन का पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालना है, तो पिस्टन कितना हाइट ऊपर चला गया, एल हाइट ऊपर चला गया, तो पिस्टन का ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया कितना, mgl। तो ये मेरा डेल्टा यू ऑफ पिस्टन आ गया, ठीक है। अब डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग कितना है, डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग होगा मेरा हाफ के एल स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर्ड है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग होगी, राइट। तो स्प्रिंग का डेल्टा यू मेरा क्या है, हाफ के एल स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ही है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये स्प्रिंग का आ गया, ये पिस्टन का आ गया, और ये मेरा गैस का आ गया, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, राइट। तो तीनों को फिर उठा के ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये जो भी एक्सप्रेशन है ये मेरे पास आ गया, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। अब मेरा क्या है, अब मेरे को वर्क डन बाय द सिस्टम चाहिए, ठीक है। याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नॉट सेम एज वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नॉट सेम एज वर्क डन बाय द गैस। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो सिस्टम जो है, वर्क इंटरनल वर्क्स डू नॉट मैटर, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो कोई बाउंड्री है जिसको पुश कर रहा होगा सिस्टम, तभी वर्क होगा, ठीक है। सिस्टम की कोई बाउंड्री होगी वो जो पुश हो रही होगी सराउंडिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम की बाउंड्री यहाँ पे देखो, तो ये जो पिस्टन है ये एटमॉस्फेयर में घुसा जा रहा है, इज इट नॉट, एटमॉस्फेयर को धकेल रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमें देखना है, तो यहाँ पे देखना है कि जो धकेल रहा है यहाँ पे इसका वर्क कितना हो रहा है, गैस का वर्क नहीं देखना है। बात समझ आएगी नहीं। तो अभी ये जो एटमॉस्फेयर को धकेल रहा है, तो एटमॉस्फेयर तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, पी नॉट इंटू एरिया फोर्स लगा रहा है, तो ये भी एटमॉस्फेयर पे पी नॉट इंटू एरिया फोर्स लगा रहा है। बात समझ आएगी नहीं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एल, जो कि फोर्स हो गया मेरा, ठीक है, पी नॉट ए इनफैक्ट फोर्स हो गया इंटू, और एल डिस्टेंस और आगे धकेल दिया एटमॉस्फेयर के अंदर, इतना आगे पुश कर दिया एटमॉस्फेयर को, राइट। तो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी पी नॉट ए एल, ध्यान रखना, दिस इज नॉट सेम एज वर्क डन बाय द गैस, राइट। समझ में आई बात की नहीं। दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सटर्नल बाउंड्री को जो पुश कर रहे हैं, सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड हो रही है, वहां पे वर्क हो रहा होगा, इंटरनल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, अभी डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया, डेल्टा यू निकाल लिया, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो उठा के वैल्यूज को ऐड कर दिया। समझ में आया, ठीक है। तो ये हम लोगों का डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू सब कुछ निकल गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इसी सिचुएशन में, यही वाली जो सिचुएशन थी, फाइंड द इंडिविजुअल वर्क्स डन बाय द स्प्रिंग, पिस्टन एंड द गैस, एज्यूम पिस्टन हैज नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। हमको अब इंडिविजुअल वर्क निकालना है, किसका, पिस्टन का, गैस का और स्प्रिंग का अलग अलग से वर्क निकालना है, ठीक है। ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, देखो हम गैस का वर्क अगर निकालना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, पी डी, वो भी बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने जान के वो अप्रोच नहीं लिया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली चॉइस ऑफ सिस्टम से हमारा काफी कैलकुलेशन बच सकता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी हाउ यू चूज द सिस्टम, इट विल सेव अ लॉट ऑफ एफर्ट इफ यू आर केयरफुली चूजिंग द सिस्टम। तो बहुत काम बच जाएगा, नहीं तो आएगा आंसर लेकिन लंबे चौड़े तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा एफर्ट हमने बचाने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या देखो, स्प्रिंग इज डूइंग नेगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन एंड नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क पिस्टन पे है वो माइनस हाफ के एल स्क्वायर होगा, राइट। अब गैस जो है, हाँ, तो एक यही पूछा था वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आएगा इंडिविजुअली, तो वो तो मेरा माइनस हाफ के एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। नोट्स में करेक्ट कर लेना, माइनस साइन वाज मिसिंग। अब गैस जो है पिस्टन को पुश कर रहा है, विच इन टर्न इज पुशिंग द एटमॉस्फेयर एंड स्प्रिंग, हाँ, तो गैस जो है पिस्टन को पुश कर रही है, और पिस्टन जो है फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर को पुश कर रहा है और स्प्रिंग को पुश कर रहा है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब पिस्टन प्लस स्प्रिंग को मैं अभी सिस्टम ले रहा हूँ, गैस का वर्क निकालने के लिए मैंने पिस्टन प्लस स्प्रिंग को सिस्टम लिया है, वर्क किसका निकाल रहा हूँ, गैस का, लेकिन अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाला हूँ पिस्टन प्लस स्प्रिंग सिस्टम पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पिस्टन प्लस स्प्रिंग सिस्टम पे वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ द पिस्टन प्लस डेल्टा यू ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिस्टन की दे रखी है नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी है, तो कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ऐसा मानना है, ठीक है। ऐसे स्प्रिंग की भी हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है, इसलिए डेल्टा क्यू वाला पार्ट हमने नहीं लिया।
तो वर्क डन बाय गैस ऑन द पिस्टन प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द पिस्टन प्लस चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस क्या आ जाएगा मेरा, अब डेल्टा डब्ल्यू एटमॉस्फेयर को उस तरफ लेके चले जाओ तो नेगेटिव वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर का खुद का वर्क नेगेटिव है। सोचो एटमॉस्फेयर पुश नीचे कर रहा था और पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर का वर्क था माइनस पी नॉट एल, तो माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस पी नॉट एल हो जाएगा। और डेल्टा यू पिस्टन का कितना है mgl, डेल्टा यू स्प्रिंग का कितना है हाफ के एल स्क्वायर। तो मेरे पास वर्क डन बाय गैस विदाउट इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन भी आसानी था बट ठीक है, मतलब जस्ट टू इलस्ट्रेट कि हम बिना इंटीग्रेशन के भी कई जगह पे काम कर सकते हैं बाय केयरफुली चूजिंग द सिस्टम। ओके, अभी हमको नाउ वर्क डन ऑन पिस्टन, वर्क डन ऑन पिस्टन बाय द गैस होना चाहिए, ऑन गैस नहीं होना चाहिए। वर्क डन ऑन द पिस्टन बाय द गैस होना चाहिए, है ना, बाय द गैस मस्ट बी नेगेटिव वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। हाँ, ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, इस वजह से ऐसा। ठीक है, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द पिस्टन इज आल्सो डूइंग वर्क अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर एंड द स्प्रिंग। पिस्टन एटमॉस्फेयर और स्प्रिंग के अगेंस्ट भी वर्क कर रहा है। ठीक है, also work done by the piston atmosphere is negative work done by atmosphere on the piston। तो work done by the piston क्या हो जाएगा, तो work done by piston on the gas plus work done by piston on the spring plus work done by piston on atmosphere। ठीक है, ये तीनों, तो work done by piston क्या हो जाएगा, तो work done by piston on the gas is the negative work done by gas on the piston, वो तो ये हो गया हमारा। ठीक है, work done by piston on the spring क्या हो जाएगा हाफ के एल स्क्वायर, वर्क डन बाय पिस्टन और एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा पी नॉट एल। तो तीनों को ऐड कर दिया तो मेरा टोटल वर्क डन बाय पिस्टन आ गया। समझ में आया, द टोटल वर्क डन बाय पिस्टन। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा मेरा माइनस mgl आ जाएगा वर्क डन बाय द पिस्टन। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, ये सेम ही स्टेटमेंट दो बार मेरे से गलती से हो गई। क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय पिस्टन ऑन गैस होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला बाय होना चाहिए ना, वर्क डन बाय पिस्टन ऑन द गैस, नहीं तो टोटोलॉजी हो गई वो, है ना। वर्क डन बाय पिस्टन ऑन गैस मस्ट बी नेगेटिव वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन। हाँ, अभी सही है। तो अच्छा, एनीवे तो ये समझ में आया, टोटल वर्क डन बाय पिस्टन मेरा कितना आ गया माइनस mgl आ गया। समझ में आई बात की नहीं। ठीक है, वी कुड ऑल्सो राइट दिस डायरेक्टली बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ फॉर पिस्टन अलोन। तो पिस्टन के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, है ना। अब डेल्टा क्यू तो पिस्टन का 0 है। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। तो उससे हम सीधे हम लिख सकते हैं पिस्टन का डेल्टा यू तो मेरा क्या था प्लस mgl, तो डेल्टा डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा दैट विल बी माइनस mgl। ठीक है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे इसको। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीजें कंसेप्चुअलाइज करते हैं। ठीक है, उससे हमारा काम आसान या मुश्किल हो सकता है। तो अगर ऐसे सोचते तो देखो एक झटके में लिख दे वर्क डन बाय द पिस्टन, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पर भी सराउंडिंग से सिस्टम इंटरैक्ट कर रहा है वहां पे कोई ना कोई फोर्स है जो सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा है और सराउंडिंग सिस्टम पे लगा रही है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, राइट। तो इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग विल बी ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये जैसे हमने देखा था ना, नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर का वर्क मिला के 0 होता है। तो उसी तरह की बात है, सिस्टम का सराउंडिंग पे एक तरह का नॉर्मल रिएक्शन ही समझ लो उसको। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन से मतलब पिस्टन जो एटमॉस्फेयर को काइंड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, एक्चुअली वो प्रेशर के थ्रू इंटरैक्ट कर रहा है। बट सोचने के लिए कि पिस्टन ने जितना एटमॉस्फेयर को फोर्स दिया उतना ही फोर्स एटमॉस्फेयर ने पिस्टन को दिया। तो हर जगह सिस्टम बाउंड्री पे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग विल बी नेगेटिव वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो वो आप तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से इसको विजुअलाइज करना चाहते हो। दोनों तरह से सही है। पिस्टन के लिए डायरेक्टली भी हम फर्स्ट लॉ लगा सकते थे, हम क्या बोल सकते थे, वर्क डन बाय द पिस्टन, ठीक है, प्लस हीट सप्लाइड हीट सप्लाइड टू द पिस्टन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द पिस्टन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द पिस्टन। तो लेकिन अभी क्या है, हीट सप्लाइड तो 0 ही है मेरा, तो इसका तो और इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है मेरा प्लस mgl है। तो इसका मतलब क्या है, वो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस mgl हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। ठीक है, तो वो अब इस तरह से सोचना थोड़ा आसान पड़ा, इज इट नॉट। वो सब चीज कैलकुलेट किए बिना हम कह सकते थे कि वर्क डन बाय द पिस्टन नेट कितना होगा। ठीक है, और हम चाहते तो गैस का वर्क निकालना है तो इंटीग्रल पीडीवी हम सीधे डायरेक्टली भी कर सकते थे हम चाहते तो। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये एग्जांपल सभी को समझ में आया। तो विल नॉट बी लिमिटेड बाय द साइन कन्वेंशन, जहां पे जो आसान लगता है वो करो। केमिस्ट्री कन्वेंशन यूज करो चाहे फिजिक्स कन्वेंशन यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है नहीं, ओके। तो जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है मैंने, W डेल्टा W गैस प्लस डेल्टा W एटमॉस्फेयर, यहाँ पे वर्क डन ऑन द पिस्टन प्लस स्प्रिंग सिस्टम लिखा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है इसलिए डेल्टा Q 0 है उसका। ठीक है,
आई होप दिस एग्जाम्पल इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम अगले आइडिया पे चलते हैं। मैंने बोला था ना कि पॉलीट्रॉपिक का जो फॉर्मूला है आइसोथर्मल के लिए यूजलेस है। आइसोथर्मल के लिए हमेशा ही 0/0 फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, r1 है, तो x1 डालोगे तो r/0 आ जाएगा ओमेगा, और ऊपर में डेल्टा टी भी 0 है आइसोथर्मल में, तो वर्क डन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्या लिखा हमने, रिकॉल दैट फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस प्रूव दैट वर्क डन इज गिवन एज delta w is equal to n omega delta t n r/1 - x delta t. However, the formula is useless for isothermal processes. Since in isothermal process x is 1 and delta t is 0, it yields a 0/0 form. However, we can find the work done by direct integration. Direct integration से हम लोग वर्क फिर भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, pv is equal to nrt होता है, तो dw pdv यानी nrt upon v into dv, राइट। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, nrt मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, और dv बाई v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा w इक्वल टू nrt log ऑफ v फाइनल बाई v इनिशियल। और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में pv का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो v फाइनल बाई v इनिशियल इज सेम एज p इनिशियल बाई p फाइनल। समझ में आई बात की नहीं? तो nrt log ऑफ p इनिशियल बाई p फाइनल, और चाहे तो nrt को बाहर में या तो p इनिशियल v इनिशियल लिख दो या p फाइनल v फाइनल लिख दो। तो टोटल अगर सारे फॉर्मूलों की पॉसिबिलिटी देखोगे तो टोटल 6 फॉर्मूले बनेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के लिए 3 चॉइसेस हैं, या तो nrt लिख सकते हो, या p इनिशियल v इनिशियल लिख सकते हो, या p फाइनल v फाइनल लिख सकते हो। ठीक है, और अंदर के लिए 2 चॉइसेस हैं, या तो p फाइनल v फाइनल अपॉन v इनिशियल लिख सकते हो अंदर में, या फिर p इनिशियल अपॉन p फाइनल लिख सकते हो। तो 3 into 2 टोटल 6 टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं। अब उनमें से कौन सा यूज करना है वो देखोगे कि डेटा किस फॉर्म में प्रेजेंटेड है, उससे जो कन्वीनियंट लगेगा वो वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। समझ में आई बात की नहीं? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, अ मासलेस पिस्टन इज सपोर्टेड ओवर अ गैस कॉलम व्हिच इन टर्न सपोर्ट्स द वाटर कॉलम एज शोन इन द फिगर। तो ये मेरे पास मासलेस पिस्टन है, मासलेस पिस्टन के ऊपर हमने यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे गैस है, तो गैस के ऊपर पिस्टन, पिस्टन के ऊपर पानी, और यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में एक हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ओके, द सिस्टम इज सप्लाइड हीट अंटिल वाटर इज एक्सपेल्ड। तो अभी क्या होगा, हीट सप्लाई करोगे तो पिस्टन ऊपर ऊपर जाएगा और पानी जो मेरा यहाँ से स्पिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो स्पिल हो रहा है वाटर, तो अब वो अगर इसको गिरने दोगे तो धड़ाम से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, या फिर हम चाहें तो मान सकते हैं पानी को इसी लेवल पे स्टोर कर लिया, इज इट नॉट? एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी ना पानी की गिरने के बाद। तो या तो हम मान लेते हैं इसी लेवल पे स्टोर कर लिया, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर पानी को सिस्टम का पार्ट मानोगे तो पानी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें लेना पड़ेगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज या काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो ऐसे में आसान होता है, सोचो कि पानी को स्टोर कर ले रहे हैं, जिस लेवल पे स्पिल हो रहा है उसी लेवल पे स्टोर कर ले रहे हैं, तो माइंड में सोचने में आसानी होती है एनर्जी चेंज निकालने के लिए, क्योंकि या तो स्टोर हो रहा है या नीचे धड़ाम से गिरा, तो काइनेटिक एनर्जी तो उतनी होगी ना अगर उस लेवल पे स्टोर कर लेते तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती। तो पानी के पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा मान सकते हो कि स्पिलिंग हो रही है उसी लेवल पे हम इसको स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, a massless piston supported over a gas column in turn supports a water column as shown in the figure. Now the system is supplied heat until water is expelled. The cylinder and the piston are adiabatic. अच्छा, ये वर्ड ध्यान से समझो, 2 तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। एक होता है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक मतलब होता है परफेक्टली कंडक्टिंग, इट अलाउज द हीट टू पास थ्रू। डाया का मतलब होता है थ्रू, इसीलिए डायमीटर वर्ड आया, थ्रू द सेंटर। समझ गए कि नहीं? तो डायाथर्मिक मतलब दैट विच अलाउज द हीट टू पास थ्रू, और एडियाबैटिक ये भी उसी से आया, डाया वर्ड आ रहा है ना, ए मतलब नॉट, तो विच डज नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू। तो सराउंड ये जो पिस्टन है इससे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो वाटर इज नॉट गेटिंग एनी हीट। समझ गए कि नहीं? वाटर के अंदर कोई भी डेल्टा क्यू नहीं जा रहा है हमारा। ठीक है, इसी तरह से इसकी वॉल से कोई हीट बाहर लॉस नहीं हो रही है, जो भी है हमारा सारा का सारा हीट गैस को सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या पूछा है, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा क्यू फॉर द गैस। गैस का हमें निकालना है, सिर्फ गैस को सिस्टम मानते हुए क्या निकालना है, हीट सप्लाई टू द गैस, वर्क डन बाय द गैस एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस हमें निकालना है। गैस इज मोनोटॉमिक एंड हमें ये भी निकालना है व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द प्रोसेस। ठीक है, तो अभी इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एवरीबॉडी ट्राई, फर्स्ट लॉ लगाना है। मैंने जान के नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिया है, क्योंकि नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अक्सर इंटीग्रेट करना पड़ता है, वैसे कभी कभी बिना इंटीग्रेशन के भी हो जाता है, लेकिन ठीक है, पॉलीट्रॉपिक में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीधे सीधे एक्स की वैल्यू निकालो तो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू सीधे हमारा एन ओमेगा डेल्टा टी या एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी से निकल जाता है। इसमें हमें थोड़ा सा काम करना है, तो देखो कैसे होगा, ट्राई करो। अच्छा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, ठीक। हाँ, वाटर इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, जैसे दिखाया हुआ है ना, इसको मानना है इट्स फिल्ड अप टू द ब्रिम, ऊपर क्लियरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो अभी ध्यान से समझो, देखो गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, गैस के लिए पूछा है ना सब कुछ, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू सब कुछ गैस के लिए पूछा है। तो गैस के लिए डेल्टा यू क्या होता है, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी को हम डेल्टा ऑफ पीवी लिख सकते हैं। तो एफ बाई टू इंटू डेल्टा ऑफ पीवी मुझे करना है। तो अब सोचो, जब ये पानी पूरा खाली हो गया, ध्यान से देखना इधर, वो जस्ट प्लीज पे अटेंशन, जब ये पानी पूरा का पूरा खाली हो गया हमारा, तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पिस्टन तो मासलेस ही है, तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा फाइनली पी नॉट, राइट। और इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2al वॉल्यूम हो जाएगी, राइट। तो पी फाइनल वी फाइनल क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू 2al, समझ में आ रही है बात। और इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर ये mg/a लग रहा है पिस्टन के ऊपर, और प्लस पी नॉट लग रहा है, इज इट नॉट। तो इनिशियल प्रेशर क्या है, पी नॉट प्लस mg/a, समझ में आई बात कि नहीं। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है al, तो डेल्टा यू कितना हो गया, f/2 इंटू डेल्टा ऑफ पीवी, समझ में आई बात कि नहीं। तो ये मेरे पास डेल्टा यू आ गया, क्लियर है। अब मेरे को पूछा है कि गैस ने कितना वर्क किया, तो वापस मैं इंटीग्रेशन अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, जनरली इट इज अ गुड आइडिया टू अवॉइड इंटीग्रेशन, एज फार एज पॉसिबल इंटीग्रेशन अवॉइड करो। अगर ऑल्दो इंटीग्रेशन भी कई बार मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना है जस्ट टू डेवलप योर क्रिएटिविटी, ट्राई टू थिंक ऑफ अ क्रिएटिव वे इन विच यू कैन डू विदाउट इंटीग्रेशन, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो लास्ट रिजॉर्ट होता ही है हमारे पास, ठीक है, हर चीज के लिए इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो सब कुछ खुल जाता है, ठीक है। अब पिस्टन प्लस वाटर को मैंने सिस्टम लिया, तो वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर शुड बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पानी का पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, पानी का पोटेंशियल एनर्जी, पहले पानी का सेंटर मास कहाँ पे है, L/2 हाइट पे, यहां से देखो तो L/2 हाइट पे, इज इट नॉट। और बाद में पानी जो स्पिल हो गया सारा, उसको हमने इस लेवल पे कलेक्ट कर लिया, तो सारा का सारा पानी का सेंटर मास कितनी हाइट पे, L हाइट पे है, पहले L/2 हाइट पे था, पिस्टन की इनिशियल इससे ले रहा हूं मैं, और फाइनली L हाइट पे, तो कितना राइज हुआ पोटेंशियल, तो सेंटर मास कितना राइज हुआ, L/2 से राइज हुआ, राइट। तो पानी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ हमारा, पानी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया मेरा, mg/L/2, समझ में आई बात की नहीं। और एटमॉस्फेयर ने वर्क कितना किया, तो एटमॉस्फेयर के अंदर देखो कितना वॉल्यूम घुस गया, एटमॉस्फेयर, ये अभी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर तुमने कितना वॉल्यूम और घुसा दिया, एटमॉस्फेयर के अंदर तुमने al वॉल्यूम और घुसा दिया, तो एटमॉस्फेयर के लिए डेल्टा वी कितना है, -al है, समझ में आई बात की नहीं। एटमॉस्फेयर की जितनी भी वॉल्यूम थी, अभी एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम उससे al कम है, क्योंकि मेरा पिस्टन बाहर निकल गया ना, समझ में आई बात की नहीं, पहले तो समझ में आई बात की नहीं। तो ये जितना पानी है, ये इतना, एटमॉस्फेयर को भी ऐसे मत सोचो कि खुला एटमॉस्फेयर है तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, एटमॉस्फेयर को भी एक क्लोज स्फीयर जैसा समझना, ठीक है। तो उस क्लोज स्फीयर के अंदर तुमने इतना पानी और घुसा दिया यहाँ से, तो गैस वाला पार्ट जो इतना ही कम हो गया, इज इट नॉट। गैस जो कॉम्प्रेस हो रही है, एटमॉस्फेयर इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड, might sound counterintuitive, but that's exactly what is happening. As the piston is moving out, it is compressing the atmosphere. एटमॉस्फेयर का डेल्टा वी नेगेटिव है, समझ में आई बात की नहीं। तो वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी व्हाट, नेगेटिव, समझ में आई बात की नहीं। वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर इन द सिस्टम इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और कितना पी डेल्टा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज तो नेग्लिजिबली होगा इस प्रोसेस में, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्योंकि बहुत बड़ा है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट ही मान लेते हैं एटमॉस्फेयर का। तो पी नॉट इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी नेगेटिव है, कितना है एटमॉस्फेयर का चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ इस प्रोसेस में, तुमने पानी को और भर दिया एटमॉस्फेयर के अंदर एक्स्ट्रा, खा गए एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम al के बराबर, इज इट नॉट। तो एटमॉस्फेयर का वर्क क्या होगा, -P0al, समझ में आई बात की नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझ में आई बात की नहीं। एटमॉस्फेयर को अपनी हवा को रखने के लिए al जगह और कम बची है अभी, क्योंकि इधर ये गैस एक्सपैंड हो गई, अब टोटल वॉल्यूम तो फिक्स ही है ना, पूरे एटमॉस्फेयर को स्फीयर में तुमने क्लोज कर रखा है, तो यहाँ पे ये गैस एक्सपैंड हो गई तो एयर कॉम्प्रेस हो गई, एयर कॉम्प्रेस हो गई तो एटमॉस्फेयर का वर्क डन नेगेटिव है, समझ में आई बात की नहीं, क्लियर है। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, हमारा -P0al है, समझ गया कि नहीं। वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर, हाँ बाय द एटमॉस्फेयर -P0al है, तो अभी तो वर्क डन बाय द गैस प्लस वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हमारा क्या है, mg/L/2, यहाँ पे प्लस होना चाहिए आई थिंक, जस्ट 1 सेकेंड, वर्क डन बाय द गैस लिखना है ना, हाँ तो 1 सेकेंड यहाँ पे ठीक कर लेना, दिस शुड बी प्लस, रिपीट कर लेता हूँ। तो पिस्टन प्लस वाटर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया है, वर्क डन बाय द गैस प्लस वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर, तो वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर इज -P0al, एटमॉस्फेयर कंप्रेस हो रहा है, एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और पानी उसके अंदर जा रहा है, इज इट नॉट। तो यहाँ पे +P0al होगा, तो इसलिए हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ओके, तो ये वर्क डन बाय द गैस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वर्क डन बाय द गैस ये और डेल्टा यू ये, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी +2 mgl हो जाएगा शायद, है ना।
दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 2 mgl आ जाएगा शायद, देख लेना ये, क्योंकि माइनस mgl की जगह, सॉरी एक मिनट, ठीक है देख लो इसको, ये एक्सप्रेशन एडजस्ट कर लो, कितना आएगा देखना जरा, ऐड करके फाइनली क्या आता है, mgl/2 प्लस पी नॉट एल, और ये इसको ऐड करके बताना फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो। हाँ ठीक है, तो ये करेक्शन के साथ में फिर फाइनली नया एक्सप्रेशंस को ऐड करोगे तो फाइनली ये करेक्ट करके हमारे पास 5/2 पी नॉट एल माइनस mgl आ गया, समझ गए। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीबडी। हाँ, और या फिर हमें गैस का वर्क डन निकालना था तो हम क्या कर सकते थे, हम इंटीग्रल पीडीवी भी कर सकते थे, ठीक है। और बाकी तो क्या लिखा है, अगर पी नॉट एम जी बाई ए से बड़ा होगा तो डेल्टा यू पे क्या फर्क पड़े, तो डेल्टा यू के एक्सप्रेशन को बेसिकली देख लेना है क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो टेम्परेचर्स के ऊपर भी हम कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा, पीवी का प्रोडक्ट देख लेंगे, इनिशियल और फाइनल क्या है, वो बड़ा है या छोटा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा इंटरनल एनर्जी गैस का बढ़ा है या घटा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। सेम टेम्परेचर भी आ सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो नेसेसरली वो आइसोथर्मल नहीं है, बीच में कुछ और टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।